हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज मैंने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो सिविल इंजीनियर हैं, जो फ्रेशर्स हैं और जो साइट पे वर्क कर रहे हैं, ये काफ़ी कंपनियों में जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे एक सर्कुलर एक पॉइंट देख रहे होंगे। इसका क्या है, आप कभी देखे हैं कि स्टील का शेप हमेशा सर्कुलर क्यों रखा जाता है? जो स्टील होता है उसका, ये जो स्टील है, स्टील का शेप हमेशा सर्कुलर क्यों रखा जाता है? और या आपने नोटिस किया होगा, जैसे मेट्रो के पिलर्स हुए या ब्रिजेस वगैरह हुए, वो हमेशा सर्कुलर ही क्यों रखे जाते हैं? इसका एक मेन पॉइंट ये होता है, सिंपल सा टेक्निकल टर्म्स है। जैसे आपने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यूअर ने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो वो टेक्निकल चीज़ जानना चाहता है कि आखिर ये क्या, किस वजह से ये स्टील का जो हमारा जो पिलर्स हैं, या मेट्रो के पिलर्स हैं, या ब्रिजेस है, या स्टील है, वो हमेशा सर्कुलर क्यों रखे जाते हैं। आपने इसका सेंटर पॉइंट से कोई, ये जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट से इसका जो भी लोड होता है, यहाँ से जो ट्रांसफ़र होता है, इस पे सेंटर पॉइंट पे जो इसके लोड जो आएगा, जैसे ये पॉइंट है, इस पे जब सेंटर पॉइंट पे ये लोड लगता है, ये किसी भी ये जो हमारा जो डायरेक्शन में जो लोड ट्रांसफ़र होता है, वो हमेशा इक्वली ट्रांसफ़र होता है, या 360 डिग्री पे हम ये इसका लोड ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हम हमेशा मेट्रो के पिलर्स या ब्रिजेस वगैरह सर्कुलर ही बनाए जाते हैं। ओके, फिर मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कहीं भी फुटिंग देखते हैं, वो पेडिस्टल क्यों होती है या ट्रेपेजोइडल क्यों देते हैं? हम फ्लैट फुटिंग क्यों नहीं देते हैं कि हमने बेस बना लिया, उसी पे हम कॉलम खड़ा करके हम फुटिंग दे देते हैं? इसका क्या रीज़न है? जब भी हम बिल्डिंग का हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है, इस पर हम जब फुटिंग देते हैं तो ये फुटिंग ये पेडिस्टल या ट्रेपेजोइडल फुटिंग देते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है कि ये इसमें जो लोड ट्रांसफ़र होते हैं वो ग्रेजुअली लोड ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब धीमे धीमे लोड ट्रांसफ़र होते हैं। अगर सपोज़ आपने पेडिस्टल या ट्रेपेजोइडल फुटिंग नहीं दिया तो ये शियर पंच होने लगता है। क्या कहलाता है? ये टर्म्स हैं टेक्निकल, याद रखना। ये शियर पंच होने लगेगा होता है और पेनिट्रेट होकर हमारा होल कर सकते हैं। जैसे ये हमारी फुटिंग है। अगर आपने ट्रेपेजोइडल या पेडिस्टल आपने नहीं दिया या फुटिंग नहीं प्रोवाइड की, तो ये शियर पंच होकर पेनिट्रेट होकर कॉलम हमारा नीचे होल कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी फुटिंग देखते हैं या देखते हैं कि पेडिस्टल या ट्रेपेजोइडल, यही रीज़न है कि हम फुटिंग ट्रेपेजोइडल और पेडिस्टल प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन था हमारे जो कंपनियों ने पूछा था, ये पूछा गया था L&T कंपनी में। इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने दुबई का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा एक दोस्त था, उससे पूछा गया था कि रिइंफोर्समेंट स्टील को हम वेल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास TMT बार या TMX या HYSD बार है, तो हम इसको वेल्ड कर सकते हैं या नहीं? जैसे ये बार है, इसको हम वेल्ड कर सकते हैं या नहीं? जैसे कोई स्टील है, स्टील को जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, जैसे स्टील है, हमने बहुत रैपिडली जो हमारा ये स्टील के ये बाहर वाला जो पोर्शंस होता है, ये वो हमेशा हार्ड होता है, और अंदर वाला जो स्टील होती है वो सॉफ्ट स्टील होती है। इसका रीज़न ये होता है कि हम जब स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत रैपिडली इसको ठंडा कर देते हैं, जिससे हमारा ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है, बाहर वाला पोर जो होता है, वो हार्ड हो जाता है और अंदर वाला सॉफ्ट रह जाता है। अब हम इसको रिइंफोर्समेंट स्टील को आप क्या वेल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मेरे रिइंफोर्समेंट स्टील की मेन बार को वेल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? छोटा सा पॉइंट है, आप समझ लेना, थोड़ा मैं डीपली इसको बताऊंगा। रिइंफोर्समेंट स्टील अगर
आउटसाइड पोर को आपने, ये जो रेनफोर्समेंट स्टील है, ये मान लो एक स्टील है, इसके जो आउटसाइड को अगर आपने छेड़ दिया, कुछ कर दिया, आपने छेड़ दिया, तो ये स्टील जो होती है कमज़ोर हो जाती है और यहीं से ब्रेक होने लगती है। जैसे इन फ्यूचर बिल्डिंग में कभी अर्थक्वेक या और कोई मोमेंट हुआ तो रेनफोर्समेंट स्टील इसी पॉइंट से ब्रेक होने लगती है या टूटने लगती है। ओके, रेनफोर्समेंट स्टील की अपनी एक टफनेस होती है और अपनी एक सॉफ्टनेस होती है बहुत। बट आप जब भी रेनफोर्समेंट स्टील का वेल्ड कर देते हैं तो उस पॉइंट की जो टफनेस बहुत ज़्यादा, जो आपने रेनफोर्समेंट स्टील को जो आप वेल्ड कर देते हैं, यहाँ से आपने वेल्ड कर दिया, इस पॉइंट से जो आप इसकी जो टफनेस होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है और उसमें एलोंगनेशन का, इसमें जो एलोंगनेशन का वेरिएशन नहीं बचता है और रेनफोर्समेंट स्टील उसी पॉइंट से टूट जाता है। ठीक है, 3 रीज़न होते हैं। क्या होते हैं? रेनफोर्समेंट स्टील को अगर हम आउटर साइड को हमने वेल्ड कर दिया, इसका जो पोर होता है ये कमज़ोर हो जाता है, इसको हमने अगर छेड़ दिया ये कमज़ोर हो जाता है। इसका रीज़न हमने बता दिया। रेनफोर्समेंट स्टील का जो हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको रैपिडली कोल्ड कर देते हैं जिससे ये हार्डनेस हो जाता है और अंदर वाला कॉर्नर हमारा सॉफ्ट होता है। इसलिए हम जब भी वेल्ड करते हैं तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या अगर छेड़ देते हैं, आउटसाइड पोर को ठोल देते, ये कमज़ोर हो जाता है। जैसे अर्थक्वेक बिल्डिंग में, इन फ्यूचर अगर बिल्डिंग में कोई भी अर्थक्वेक या और कोई भी मोमेंट होता है स्टील, तो इसी पॉइंट से ही टूटने लगता है, ब्रेक हो जाता है। रेनफोर्समेंट स्टील की अपनी एक टफनेस और एक सॉफ्टनेस होती है, बट जब भी रेनफोर्समेंट स्टील को वेल्ड कर देते हैं तो उसी पॉइंट की जो टफनेस होती है बहुत इंक्रीज़ कर जाती है और उसमें एलोंगनेशन का एक वेरिएशन नहीं बचता है और रेनफोर्समेंट स्टील उसी पॉइंट से ब्रेक हो जाता है। ओके, इसका दूसरा कारण आपको भी एक रीज़न समझ में आ रहा होगा। इसका दूसरा रीज़न है कि फिर हमारा IS कोड, इसका जो IS कोड है, IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है 456, वो कहता है कि रेनफोर्समेंट स्टील अगर हमारी स्टील 36 mm या इससे एबव है, अगर 36 mm या इससे एबव डाया की स्टील है तो हम उसको वेल्ड करते हैं, करना चाहिए। ये हमारा IS कोड कहता है। क्यों कहता है? इसका आपने 2 रीज़न होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट, और दूसरा होता है लैप लेंथ, विसेस लैप लेंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये नहीं पूछेगा कि अच्छा आपने आपसे पूछा कि वेल्ड करते हैं कि नहीं करते, आपने कह दिया कि रेनफोर्समेंट स्टील को वेल्ड नहीं करना चाहिए। फिर वही IS 456 कहता है कि 36 mm की डाया को हम वेल्ड करते हैं, ये हमारा IS कोड कहता है कि वेल्ड करना चाहिए। इसमें हमने टेक्निकल वो रीज़न चाहता है कि टेक्निकल पॉइंट, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको टेक्निकल पॉइंट बताना है, ये नहीं बताना कि डेवलपमेंट और लेंथ और विसेस लैप लेंथ की वजह से होता है। ये नहीं, डेवलपमेंट लेंथ वो होता है जो बीम लोड को ट्रांसफ़र करता है कॉलम में, और लैप लेंथ वो होता है जो बार टू बार लोड ट्रांसफ़र होता है। ये रीज़न नहीं उसको चाहिए, उसको टेक्निकल रीज़न चाहिए। ओके, आपको अब मैं बता देता हूँ उसका टेक्निकल रीज़न क्या होता है। डेवलपमेंट लेंथ, दोनों में ऐसी क्या चीज़ कॉमन है या डिफरेंट है जिसको वो पॉइंट चाहिए। जैसे आप ये डेवलपमेंट लेंथ का है, ये हमने डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ आपने LD प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपने LD प्रोवाइड। मेन रूल इसमें क्या है, इसमें कंक्रीट की, इसमें जो ये जो मेन इसका रीज़न वो जानना चाहता है, ये डेवलपमेंट लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है, इसको मेन रीज़न जानना चाहता है कि किस वजह से हम 36 mm डाया को हम वेल्ड करते हैं। ये IS 456 का इसमें मेन रूल है। इसमें कंक्रीट के ग्रेड पर ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड होती है, ये डिपेंड होती है कंक्रीट की ग्रेड पर। कंक्रीट की ग्रेड जितना हायर होती है उतना स्टील का पकड़ जो होता है वो पकड़ कर रखे रहती है। अगर हमारा दूसरा जो कि रेनफोर्समेंट स्टील को हम कभी भी वेल्ड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। बट जब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब IS 456, जब IS 0.2 जो है इसका IS 456 जो कोड कहता है, अगर आपकी स्टील 36 mm या इससे ज़्यादा डाया की है तो आपको वेल्ड करना है। एक बार हम कह रहे हैं कि वेल्ड करना नहीं है,
और दूसरा फिर IS कोड कह रहा है कि 36 mm या इससे एबव आपकी डाया की स्टील है तो आपको वेल्ड करना। इसमें दो रीज़न होते हैं। टेक्निकल वो रीज़न चाहता है, अगर इंटरव्यू है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको एक टेक्निकल रीज़न बताना है। तो रीज़न क्या है कि ये नहीं है कि डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ वर्सेस लैप लेंथ, ठीक है, लैप लेंथ, ये आपको बताना। ये नहीं कि डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है जो बीम कॉलम को लोड जो बीम को कॉलम में ट्रांसफ़र करती है, और लैप लेंथ वो होती है जो बार टू बार। ये इसको रीज़न नहीं चाहिए, ये तो सब बच्चे को पता है, ये स्कूल लेवल का रीज़न है। इसको वो टर्म्स चाहिए कि क्या रीज़न है दोनों में। आप अभी एक बार बताएं, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि वेल्ड नहीं करना चाहिए, जिससे पोर कमज़ोर हो जाते हैं, वो उसी से ब्रेक होने लगती है। अब फिर वो IS कोड ही फिर कहता है कि 36 mm या इससे एबव की डाया है तो आपको वेल्ड करना है। तो मुझे एक रीज़न ये है, पता है कि मुझे टेक्निकल रीज़न बताने की क्या वजह है। तो रीज़न ये है कि ये हमारा एक डेवलपमेंट लेंथ हमने प्रोवाइड की, ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेन रूल है इसमें जो कंक्रीट की ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो डिपेंड होती है कंक्रीट पे। किस पे डिपेंड है? कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड हो। डेवलपमेंट लेंथ जो LD है वो डिपेंड होती है, डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड होती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ग्रेड पर। और कंक्रीट का ग्रेड जितना हायर होता है उतना ही स्टील को पकड़ के रखे रहती है। अगर कंक्रीट का ग्रेड हायर नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ और वो तो वो क्या करते हैं, अगर तो स्लिप कर जाती है, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या, ये नहीं हमें बताना कि बार टू बार पे लोड ट्रांसफ़र होता है, ये नहीं। लैप लेंथ क्या कहलाता है, ये भी सिमिलर आपको रीज़न देना है। जो डेवलपमेंट लेंथ का रीज़न है कि ये कंक्रीट पे डिपेंड होती है, लैप लेंथ भी इसी पे है। लैप लेंथ आपने बैंडिंग वायर से इसको बांध दिया, तो बैंडिंग वायर से आप जॉइंट बांध दिए तो बन गया, नहीं बना। क्यों बना? ये जो डेवलपमेंट लेंथ ये भी प्रॉपरली डिपेंड होती है किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। सिमिलर जैसे लैप लेंथ हमारा इसमें डेवलपमेंट लेंथ में प्रोवाइड डिपेंड होती है, वैसे ही लैप लेंथ में प्रोवाइड की जाती है। यही रीज़न है। रीज़न 36 mm डाया जो हमारा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेंथ किस वजह किस पे डिपेंड होती है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। लैप लेंथ भी सिमिलर इसी पे डिपेंड होती है, ठीक है। और फिर आपका तो अभी रीज़न नहीं मिला ना, 36 mm डाया इसलिए हम वेल्ड करते हैं क्योंकि ये पोजीशन में हम, क्योंकि ये हैवी स्टील होती है, ये पोजीशन में हम रख नहीं पाते। 36 mm डाया या इससे बड़ी जो डाया होती है, इसको पोजीशन में रखने के लिए हम वेल्ड के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। इसीलिए IS 456 ने कहा कि अगर हमें स्टील को पोजीशन में रखना है तो उसे वेल्ड करना। तो ये हमारी स्टील जो है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्टील 36 mm डाया इससे बड़ी स्टील को हम वेल्ड करते हैं। यही कारण है कि स्टील बार को पोजीशन में लाने के लिए हम वेल्ड करते हैं। ओके, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नेचुरल स्टोन और नेचुरल सैंड और स्टोन डस्ट दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों हम डिफरेंट क्या है, हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन दोनों में बेस्ट है। डिपेंड होती है इन दोनों की परफॉर्मेंस पे। पर्टिकुलरली हम सिविल इंजीनियर हैं तो हम ये सोचेंगे कि इन दोनों की डिज़ाइन मिक्स कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा दोनों में बेस्ट क्या है। जब हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं तो हमें दोनों की क्राइटेरिया सेम नज़र आती है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं नज़र आता है, ना नेचुरल डस्ट में ना स्टोन डस्ट में। ओके, डिफरेंट की बात आ जाती है तो डिफरेंट बहुत छोटा सा है। क्वालिटी इंजीनियर से जब लैब में हम काम करते हैं उनसे पूछते हैं तो बात आ जाती है स्ट्रेंथ की परफॉर्मेंस से। जब हमने क्वालिटी इंजीनियर से इस बात पे टॉपिक पे पूछा था कि नेचुरल सैंड और स्टोन डस्ट दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या माइनर, इन दोनों के बीच में उन्होंने छोटा सा रीज़न बताया था, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंट है। जब क्वालिटी इंजीनियर ने बताया कि इन दोनों में छोटा, ये डिपेंड करता है इन दोनों की परफॉर्मेंस से। कंक्रीट की स्टोन डस्ट की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्टोन डस्ट के केस में हायर साइड रहती है इन कंपेयर टू नेचुरल सैंड के। ओके, अब नेचुरल सैंड और जब बात आ जाती है वर्कबिलिटी और कंसिस्टेंसी की तो नेचुरल सैंड में हायर साइड होती है इन कंपेयर टू स्टोन डस्ट। बस दोनों में यही रीज़न है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा रीज़न नहीं है।
अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा पॉइंट है डिज़र्ट सैंड। ये क्या होती है ये डिज़र्ट सैंड? पहला तो ये काफ़ी, आप तो सिविल इंजीनियर, आपको तो ये पता होगी डिज़र्ट क्या होता है। यानी कि जो रेगिस्तान आप गए होंगे, रेगिस्तान में जो सैंड पाई जाती है उसी को हम डिज़र्ट सैंड कहते हैं। वो जो सैंड होती है वो डिज़र्ट कहलाती है। जो हमारी सैंड है उस, अब हम क्या कहते हैं कि हम नेचुरल सैंड या स्टोन डस्ट सैंड हम यूज़ करते हैं, उसका क्यूब बनाते हैं। मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया था। सपोज़ मैंने क्या किया था, इस पर एक कंक्रीट बनाई, मिक्स करी, इसको डिज़ाइन मिक्स की और कंक्रीट बना के नेचुरल सैंड और स्टोन डस्ट सैंड के अलावा मैंने इसमें ये डिज़र्ट सैंड का एक क्यूब बनाया। क्यूब बनाने तो इसकी क्यूब बनाया, डिज़र्ट सैंड को मैंने यूज़ किया और इसका एक क्यूब बनाया। क्यूब बनाने के जो मैंने देखा है कि डिज़र्ट सैंड जो होती है, तो जो सैंड होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है, जब सैंड हवा में बहती है तो उसकी वेलोसिटी एयर के हिसाब से बहुत ही हाई रहती है। तो इससे क्या होता है, ये वाली जो डिज़र्ट सैंड होती है, ये वाली सैंड जो होती है बहुत ही फाइनेस्ट प्लस स्मूथ दिखी। जो कि आपकी कंक्रीट है वो हाइड्रेशन जो होती है, जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट की जो हाइड्रेशन जो जेल बनता है, जो कंक्रीट में एक जेल नुमा ऐसे जेल होते हैं, जेल बनता है, वो प्रॉपर इसके साथ स्मूथ होने के कारण, जो हवा में बहुत फाइनेस्ट होने के कारण साथ नहीं बना पाई, एक बॉन्डिंग नहीं बना पाई। इसका जो सीमेंट का, जो कंक्रीट का जो घोल होके जो जेल रहता है वो इसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं। जैसे कि इसके ऊपर लोड आएगा, इसके स्मूथ, अगर हमने क्या किया, नहीं हमने बना दिया, तो इस पे जब लोड पड़ेगा, जब इस क्यूब ब्लॉक पे जब इस पे एक लोड पड़ेगा, स्मूथ लोड पड़ेगा, तो स्मूथ होने के कारण ये स्लिप कर जाएगा, ये क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। इसीलिए हम डिज़र्ट सैंड का यूज़ नहीं करते हैं। आप भैया सिविल इंजीनियर हो, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। डिज़र्ट सैंड, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। बड़ी अच्छी कंपनियां जो होती हैं, अच्छी कंपनियां जैसे LNT वगैरह है, JP है, इसमें रिलायंस है, इस सब में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि डिज़र्ट सैंड हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो भी तो बालू है, वो भी तो सैंड है, हम क्यों नहीं यूज़ करते? तो यही रीज़न बताना, इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और ये स्मूथ और हाई होने के कारण ये इसमें बॉन्डिंग नहीं बना पाती है जेल के साथ, कंक्रीट के साथ। इसीलिए हम डिज़र्ट सैंड का, और ये बॉन्डिंग जब बना नहीं पाएगी, जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, ये स्लिप कर जाएगी, इसलिए हम डिज़र्ट सैंड का यूज़ नहीं करते। ओके, अब मेरा लास्ट है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और मैंने इस पर मैंने आंसर नहीं दे पाया। ये जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है, पहले तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया तो मैंने बता दिया था, तो इन दोनों को फिर रीज़न मुझसे पूछा गया। इसमें एक्सपेंशन जॉइंट जो है, एक्सपेंशन जॉइंट को हम फिलिंग कैसे कहते हैं, ये आपको भी पता होगा। ये कॉलम है, ये कॉलम या शियर वॉल है या अपनी राफ्ट है, तो इसके जॉइंट को हम फिल कैसे कहते हैं? इसकी जॉइंट को हम फिलिंग करते हैं पॉलीसल्फाइड से। किससे? पॉलीसल्फाइड। ठीक है भाई, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, यार मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है, कमज़ोर है। तो ये और पॉलीसल्फाइड जो होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल होती है। लेकिन अब बात आती है कि हम उसने दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया कि आप एक्सपेंशन जॉइंट हम कॉलम शियर वॉल में ही क्यों देते हैं, हम क्यों यहाँ पे राफ्ट में क्यों नहीं देते हैं, फुटिंग में क्यों नहीं देते, हम राफ्ट में क्यों नहीं देते हैं? इसका एक्सपेंशन जॉइंट हम शियर कॉलम या राफ्ट में क्यों नहीं देते? इसका टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल देखें तो राफ्ट में भी एक्सपेंशन पॉइंट देना, राफ्ट में भी ये देना चाहिए भैया, साथ में तो एक्सपेंशन जॉइंट दे देना चाहिए। राफ्ट में टेक्निकल टर्म्स देखा जाए तो दिया जाता है। इसका छोटा सा एक रीज़न है, देखो, है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, ये जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये किसी वजह से होता है, ये डिपेंड होता है हमारे टेम्परेचर पे। जो बिल्डिंग बनती है वो राफ्ट के ऊपर बनती है, ये डिपेंड होता है हमारे टेम्परेचर पे। अगर यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी हुआ, बारिश हुआ, हर मौसम में ये टेम्परेचर चेंज होता है। बट हमारी जो राफ्ट होती है वो बैक से सॉइल से फिल्ड कर दी जाती है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, जिस पे कोई भी डिफरेंट नहीं होता, वो हमेशा एक ही टेम्परेचर में रहता है।
इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन अगर बिल्डिंग और हमारा जो बिल्डिंग है वो हमेशा हर टेम्परेचर सहता है, जैसे बारिश, जाड़ा मौसम, हर मौसम में, इसलिए हम एक्सपेंशन जॉइंट जो होती है वो हम राफ्ट में ना दे के हम ऊपर दे दें। और दूसरा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा मेन, अगर हमने राफ्ट पे एक्सपेंशन जॉइंट दे दिया तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होता है, इस पर शेयर फोर्स लगता है। अगर आपने दे दिया तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जितना पोर्शन है ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसलिए भी हम, ये भी एक रीज़न है कि हम एक्सपेंशन जॉइंट हम राफ्ट में नहीं देते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज की वीडियो, आज के टॉपिक। और मेरा एक अच्छा आपने कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छी टॉपिक लेके आऊँगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स थे और कुछ मैंने प्रैक्टिकल किए थे, कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, कुछ इधर उधर से भी मैंने क्वेश्चन दोस्त यारों से लिए हैं। ओके, थैंक यू।